अस्सलाम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने द चैप्टर सेल स्टार्ट किया था। आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था और उन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड्स को डिस्कस किया। आज जो है हम बाकी जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रह गए उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे वो है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी अपैरेटस को डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया कैमिलो गोल्जी ने 1989 में। साइंटिस्ट था जिसका नाम कैमिलो गोल्जी था और इसके नाम पे ही इस ऑर्गेनेल का नाम रखा गया गोल्जी अपैरेटस, या जिसको हम डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। कैनेलिकुलर सिस्टम है और कुछ सैक्स मौजूद है इसके अंदर। पैरेलल अरेंजमेंट है, फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं और यहाँ पर राइबोसोम सबसेट है। ये एक कैनेलिकुलर सिस्टम है। जैसे कि पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि यहाँ न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के यहाँ से एक ट्यूब्यूलर कनेक्शन अराइज हो रहा था जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। यहाँ जो कनेक्शन अराइज हो रहा है वो पैरेलल अरेंजमेंट में। एक अगर वेसिकल इस फॉर्म में अरेंज है तो दूसरी इसके साइड से ही अरेंज हो रही है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था कि ट्यूब्यूलर नेटवर्क है और उसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम्स मौजूद हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, मगर यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं मौजूद होंगे। तो यहाँ जो अरेंजमेंट होगी वो पैरेलल है, एक साथ अरेंज हुआ है ये। और जो बीच में ये होलो सी कैविटी नज़र आ रही है ये ल्यूमेन है। और ये जो कनेक्शंस हैं जो अरेंज हुए हैं पैरेलली इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। इसके दो फेज होते हैं, एक ट्रांस फेज होता है और एक सिस फेज होता है। और आखिर में जो है कुछ वेसिकल्स होती हैं और ये वेसिकल्स जो हैं वो सिक्रीटरी वेसिकल कहलाती हैं और इन वेसिकल्स के अंदर जो है वो कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। गोल्जी बॉडीज में जो है वो प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर सेम मॉर्फोलॉजी है, एक ही तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होगा प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल के अंदर सिंगल गोल्जी अपैरेटस फाउंड होगा हर सेल के अंदर, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये एक से ज़्यादा मौजूद होगा। गोल्जी बॉडीज जो है वो सेंट्रल और प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको सिस्टर्नी कहते हैं। पेरिफेरल नेटवर्क है इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का, और पेरिफेरली जो है वेसिकल्स भी मौजूद होती हैं इनके अंदर। तो यहाँ पर चार चीज़ें होती हैं गोल्जी बॉडीज के अंदर। पहला जो है वो इसका सिस्टर्नी है कि ये जो अरेंज हुआ है वेसिकल्स पैरेलली एक दूसरे के साथ। फ्लैटेड है, प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर्नी कह रहे हैं। इसके अलावा पेरिफेरल नेटवर्क है इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। यहाँ पर कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये वेसिकल्स की फॉर्मेशन करती है। और ये जो सिस्टर्नी है इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करेगा, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देगा। और ये कुछ वेसिकल्स हैं जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं। जब कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाता है तो वो इन वेसिकल्स में जाके पैक हो जाता है। फंक्शन क्या है गोल्जी अपैरेटस का, परफॉर्म करते हैं कलेक्शन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं
और कॉमनली इनको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहा जाता है। पहले जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है न्यूक्लियस के अराउंड। यहाँ पर ट्यूब्यूलर नेटवर्क मौजूद है कनेक्शंस का, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। इन राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाएंगे। सेकेंड ईयर में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होता है और ये जाके राइबोसोम के ऊपर स्टिक हो जाता है और फिर वहाँ से एक चेन बनना लग जाती है अमाइनो एसिड की, वो इस तरह की चेन होती है। अब जो एंजाइम्स हैं उनको प्रॉपर शेप देना या किसी हार्मोन की डेवलपमेंट करवाना, उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो अमाइनो एसिड की चेन है ये अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर ले, चेंज कर दे, यानी कन्वर्ट हो जाए किसी भी प्रोटीनेशियस हार्मोन के अंदर या एंजाइम के अंदर, ताकि बॉडी के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो सके। अब यहाँ पर राइबोसोम मौजूद थे, इन्होंने अमाइनो एसिड की ऐसी चेन बनाई और ये चेन जो है वो डायरेक्टली आ जाएगी गोल्जी अपैरेटस के अंदर। गोल्जी अपैरेटस में आने के बाद ये जो है इसके सिस्टर्नी के अंदर मूव करेगी और देखिए इस तरह इसकी प्रोटीन की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। यानी अगर ये अमाइनो एसिड की चेन थी, हो सकता है कि ये प्लेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि ये 3D स्ट्रक्चर जैसे कि ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर था इनके अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ जो है ये अपनी शेप्स को चेंज करना शुरू कर देगी। तो जैसे ही प्रोटीन की चेन बनकर आएगी राइबोसोम के पास से, ये गोल्जी अपैरेटस में जाएगी। गोल्जी अपैरेटस के सिस्टर्नी जो है वो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर देंगे उस फॉर्म में बॉडी को नीड होगी। करने के बाद ये वेसिकल्स में पैक हो जाएंगे और ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे उस जगह पर जहाँ इस एंजाइम की या किसी भी हार्मोन की नीड होगी। तो ये काम जो है इनको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस का फंक्शन होता है कि वो लेटर को ट्रांसफ़र करता है उस जगह पर जहाँ पहुँचाना होता है। तो इसी तरह ये प्रोटीन है बनकर आ रही है अमाइनो एसिड की चेन राइबोसोम के ऊपर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो जैसे ही ये प्रोटीन जो है वो गोल्जी अपैरेटस में आएगी तो ये सिस्टर्नी जो है वो उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, हो सकता है इसमें कन्वर्ट कर दें, इसमें या इसमें किसी भी फॉर्म में जिसमें इसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद ये उस जगह पर पहुंचा देगी जहां इस एंजाइम की और हार्मोन की नीड होगी। तो इनका काम क्या होता है कि कलेक्शन का काम होता है, कलेक्ट की प्रोटीन को, पैकेजिंग का यानी कि उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाइड किया, पैक किया और डिस्ट्रीब्यूट किया उस सेल में जहाँ इसकी नीड थी। तो कलेक्शन, पैकेजिंग और स्टोरेजिंग का जो काम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम होता है वो गोल्जी अपैरेटस परफॉर्म करती है। सिर्फ प्रोटीन बनना ही ज़रूरी नहीं होता सेल के अंदर, उसको दूसरे ऑर्गेनेल तक पहुँचाना, दूसरे हिस्से तक पहुँचाना जहाँ उसकी नीड हो, ये तमाम फंक्शंस गोल्जी अपैरेटस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा और क्या फंक्शंस हैं कि एनिमल सेल के अंदर जो है ये सिक्रीशन का काम करती है एंजाइम्स या हार्मोन की या दूसरे सब्सटेंसेस की। चूँकि एंजाइम्स और हार्मोन, कुछ हार्मोन जो है वो प्रोटीन नेचर होते हैं और गोल्जी अपैरेटस का काम ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, तो ये एंजाइम्स और हार्मोन की चेंजेस करती है, मॉडिफिकेशन करवाती है और उन्हें हम सेल तक पहुँचाती है जहाँ उनकी नीड होती है। पॉलीसैकेराइड सेल के सिक्रीट करेगी और सेल वॉल की फॉर्मेशन करवाएगी प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोसिस का प्रोसेस होता है। माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होता है 2 सेल के अंदर। अब 2 सेल के अंदर जो डिवाइड होता है तो इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी दोनों सेल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस न्यूक्लियर के डिवीजन के भी 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ तक न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। लास्ट डिवीजन जो होती है वो साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो सेल है इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, यानी 2 सेल में कन्वर्ट होता है। ये साइटोकाइनेसिस को शो किया गया है इस पिक्चर के अंदर। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज मौजूद हैं, गोल्जी अपैरेटस मौजूद हैं, इनको
पॉलीसेकेराइड को सिक्रीट करेंगी जो कि सेल प्लेट की फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पर सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही है। ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन जो है वो मूव करना शुरू करेंगी और आकर इनर साइड से मूव करती हुई ये आउटर साइड पे चली जाएगी। तो इसी तरह ये भी जो है वो मूव करती हुई आउटर साइड पे जाएंगी और एक वक्त आएगा कि ये दो सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, ये फंक्शन गोल्गी बॉडीज परफॉर्म कर रही है प्लांट सेल के अंदर। तो सेल प्लेट के जरिए ये सेल वॉल की फॉर्मेशन करवाएंगी और उसके साथ साथ एनिमल सेल के अंदर ये एंजाइम्स या हार्मोन की फॉर्मेशन करवाएंगी, उनके स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करवाएंगी। अब जो ऑर्गेनेल पढ़ेंगे वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और हर सेल के अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर 15 to 20 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है क्योंकि इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना होता है। प्लांट ग्रीन नज़र आ रहे हैं वो क्लोरोफिल की वजह से नज़र आ रहे हैं। हर क्लोरोप्लास्ट के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसकी डबल मेम्ब्रेन, ये जो नज़र आ रही है आपको एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है, तो ये दो डबल मेम्ब्रेन मौजूद है। स्ट्रोमा मौजूद है। यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू कलर से रीजन दिखाया गया है ये फ्लूइड को शो कर रहा है और ये फ्लूइड कहलाता है इसका स्ट्रोमा। इसी तरह कुछ थाइलाकॉइड्स मौजूद हैं, कुछ ये स्टैक्स नज़र आ रहे हैं आपको मेम्ब्रेन के फोल्ड हुए हुए, थाइलाकॉइड कहलाते हैं और ये थाइलाकॉइड का पूरा एक स्टैक मतलब ग्रुप जो है वो ग्रेनम कहलाता है। सराउंडिंग डबल मेम्ब्रेन है, लिक्विड मौजूद है जिसको हम स्टोमा कह रहे हैं जो कि इंक्लूड कर रहा है इस डबल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उनको थाइलाकॉइड कह रहे हैं। जब ये थाइलाकॉइड जो है एम्बेडेड है स्ट्रोमा में और जब ये थाइलाकॉइड के स्टैक्स जो है वो बन जाएंगे तो ये एक स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे जिसको ग्रेनम कहते हैं। पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, 3 पार्ट से मौजूद है। तो पहला पार्ट क्या है कि इनकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ये दो मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी ये वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद कुछ फ्लूइड मटेरियल मौजूद है, इस फ्लूइड को क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा कह रहे हैं, जो कि इंक्लूड हुआ है इस मेम्ब्रेन के अंदर। फिर कुछ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ये जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये थाइलाकॉइड कहलाते हैं। ये थाइलाकॉइड इस तरह सिंगल पोजीशन में भी हो सकता है और ये इस तरह ग्रुप में बना सकता है। इंक्लूड हुआ है स्टोमा के अंदर, एम्बेडेड हुआ है और जब ये स्टैक्स बना लेंगे थाइलाकॉइड तो हम इनको ग्रेना कहेंगे। और यानी ये बहुत सारे ये एक दूसरा तीसरा चौथा ये तमाम के तमाम ग्रेना कहलाएंगे और अगर सिंगल की बात करेंगे तो ये ग्रेनम कहलाएगा। तो जब ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के स्टैक्स जो हैं वो स्टैक्स बना लेंगे, एक साथ ग्रुप बना लेंगे तो ये ग्रेना कहलाएगा। ग्रेना काफ़ी सारे कहलाएंगे, एक सिंगल की बात करेंगे तो ये ग्रेनम कहलाएगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सेल के लिए, तो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ये। तो फंक्शंस क्या हैं कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो क्लोरोफिल कैप्चर करेगा एनर्जी को सनलाइट से और ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। चैप्टर 14 बायोएनर्जेटिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो आपको थाइलाकॉइड के स्टैक ग्रेना नज़र आ रहे हैं इनके अंदर जो है वो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगा फोटोसिंथेसिस का। सनलाइट से जो लाइट आएगी, लाइट एनर्जी उसको कन्वर्ट कर देंगे ये केमिकल एनर्जी में, यानी सनलाइट को जो है ये कन्वर्ट कर देंगे एटीपी की फॉर्म में और ये एटीपी की फॉर्म में जो है वो प्लांट बॉडीज़ को यूटिलाइज करेंगे और डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ये मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इस एनर्जी को एटीपी में और अदर एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स में जो कि डिफ्यूज़ हो जाएंगे स्ट्रोमा में। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे
अब ये कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो ये सनलाइट कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी के अंदर। इसके साथ लिखा हुआ है कि अदर एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स में भी, दूसरे एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि NAD, PH है, FADBH है। इनको हम डिटेल में जो है वो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। जब एक NADPH का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा तो ये 3 ATP के मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इस तरह डिफरेंट एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर देंगे और ATP में भी कन्वर्ट कर देंगे। तमाम के तमाम कहाँ डिफ्यूज होंगे? तमाम के तमाम इस लिक्विड में मौजूद होंगे जिसको स्ट्रोमा कह रहा है। ये एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करेगा प्लांट शुगर कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स। तो तमाम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा और क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, और इस केमिकल एनर्जी को जो है वो प्लांट बॉडी यूटिलाइज करेगी अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। और ये जो एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में भी हो सकती है और NADPH या FADPH की फॉर्म में भी हो सकती है, ताकि इनके ब्रेकडाउन हो तो ATP को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब जो हम ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो स्मॉल स्पायरिकल बॉडी है, फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज है और सराउंड हुआ हुआ है सिंगल मेम्ब्रेन से। अब तक जितने भी ऑर्गेनेल्स आपने पढ़े थे वो तमाम के तमाम डबल मेम्ब्रेन थे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आउटर और इनर एनवेलप था, क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा, उसके अंदर भी आउटर इनर एनवेलप था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, तमाम के अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन मौजूद थी प्लास्टिड्स के अंदर। मगर लाइसोसोम जो है वो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। लाइसोसोम जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्रोड्यूस होते हैं गोल्जी बॉडीज से। लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस आ जाए तो सेल को नुकसान पहुंचाएं तो ये इनकी ब्रेकडाउन करवा देंगे। वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूवल का काम भी करवाएंगे। तो एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स का काम, लाइसोसोम्स ही फंक्शन परफॉर्म करता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद है और वैक्यूल जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाएगा। ये जो है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में भी फूड मटेरियल की। सेल को इनसाइड में मटेरियल को इंटर करके जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया है जिसको वाइट ब्लड सेल्स इंजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए ये बैक्टीरिया है और ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उसको इंगल्फ कर रहे हैं और ये प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा है जिसके अंदर डाइजेशन जो होती है वो भी इसी तरह होती है कि वो आउटर साइड से जो है वो फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फैगोसाइटोसिस, जो जहाँ आउटर साइड से ये फूड मटेरियल को इनटेक करेंगे और फिर इसकी डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। फॉर्मेशन कैसे हो रही है? ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन बनाएंगे और एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन इन नेचर है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने एंजाइम बनाए और ये एंजाइम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहलाते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी, यानी ये ब्रेक डाउन करेंगे फूड पार्टिकल्स को। अब जब इसने एंजाइम बनाए तो ये एंजाइम बनाकर इसने एक मेम्ब्रेन में इंक्लूड कर दिए। अब ये इस एंजाइम के स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कौन करेगा? ये गोल्जी बॉडीज़ करेंगे। गोल्जी बॉडीज़ के अंदर ये गए और सिस्टर्नी ने इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड किया वेसिकल्स के अंदर। मॉडिफाइड करने के बाद इसको इंक्लूड कर दिया एक मेम्ब्रेन में, सिंगल मेम्ब्रेन में, और ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया जिसको कह रहे हैं लाइसोसोम। अब कोई भी फूड पार्टिकल है जो सेल में आउटर साइड से आ रहा है, आउटर साइड से आ रहा है, ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ होने के बाद ये सेल के अंदर इंटर हो गया। इंटर होने के बाद क्या हुआ कि ये लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन और ये फूड जो है इसकी मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज़ हुई। फ्यूज़ होने के बाद इसके पास एंजाइम्स मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एंजाइम्स की फॉर्मेशन करवाई थी।
अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे कि ये जो फूड मटेरियल है इसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवा देंगे इसमें। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेल के अंदर जो है वो कोई भी डैमेज ऑर्गेनेल है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स हैं 120 डेज बाद एक्सपायर हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी और न्यू सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन अगर ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये लाइसोसोम्स इनकी ब्रेक डाउन करवा देगा, इनकी लिसिस करवा देगा और डाइजेस्ट करके ख़त्म करवा देगा। तो लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे फूड मटेरियल के, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, किसी भी चीज़ का अटैक हो जाए फॉरेन पार्टिकल का, तो उसके इफेक्ट को भी डिस्ट्रॉय करवाएं। इनको जो है वो सुसाइडल सेक कहा जाता है कि जब इनकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो सेल स्टार्ट करवा देगा केमिकल ब्रेकडाउन और सिक्रीशन हो जाएगी एक एंजाइम की जिसको अल्फा ग्लाइकोसाइडेज कहते हैं, और ये अपनी ही प्रोटीन को जो है वो यूज़ करने लग जाएगा डाइजेशन के तौर पे, और ये प्रोसेस लिसिस या ऑटोफेगी कहलाता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई और इसने इंजाइम बना दिया, और ये इंजाइम जो है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडेज है। अल्फा ग्लाइकोसाइडेज जो है वो हेल्प करेगा फूड मटेरियल की ब्रेकडाउन में। मगर ऐसा हो कि ये जो गॉल्जी बॉडीज़ ने लाइसोसोम बनाया हुआ है जिसके अंदर इंजाइम मौजूद है, अगर इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो ये तमाम के तमाम इसके हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रप्चर हो गई है इनकी मेम्ब्रेन। अब चूंकि ये एंजाइम बाहर की तरफ मूव कर देंगे तो इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या था कि ये ब्रेक डाउन करवाएंगे फूड पार्टिकल की या फूड पार्टिकल्स की। तो अब क्या करेंगे ये अपने ही ऑर्गेनेल्स को जो है वो ब्रेक डाउन स्टार्ट करवा देंगे। ये एंजाइम अपनी ही जितनी भी इनकी ऑन प्रोटीन थी इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे डाइजेशन के लिए, और ये प्रोसेस जो है वो लिसिस या ऑटोफेगी कहलाता है। इसी वजह से इनको सुसाइडल सेक कहते हैं कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंजाइम्स मौजूद हैं। जब इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हुई तो ये इंजाइम बाहर की तरफ मूव करने लगा। मूव करने के बाद क्या किया इसने अपने ही ऑर्गेनेल्स को जो है वो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स थे उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट करवा दी, क्योंकि इंजाइम का फंक्शन ही ब्रेक डाउन का था। तो जैसे ही ये बाहर जाएंगे तो ये दूसरे ऑर्गेनेल्स की ब्रेक डाउन करवा देंगे, और ये प्रोसेस जो है वो सुसाइडल सेक कहलाते हैं इस प्रोसेस की वजह से। तो एग्जाम में जो है वो एक रीज़न भी आ जाता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल सेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी आउटर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से इनके एंजाइम जो वो सिक्रीट हो जाते हैं। पर्टिकुलरली एंजाइम अल्फा ग्लाइकोसाइडेज है जो कि अपनी ही सेल की प्रोटीन को यूटिलाइज करने लग जाएगा और डाइजेशन का प्रोसेस करेगा, और ये जो प्रोसेस है वो लिसिस या ऑटोफेगी कहलाता है। तो अगर एग्जाम में ये रीज़न आ जाए कि लाइसोसोम को सुसाइडल सेक क्यों कहा जाता है तो आपने एंजाइम्स का ही बताना है और ये प्रोसेस भी बताना है। फंक्शंस क्या हैं लाइसोसोम के कि ये कंटेन करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को जो कि टेक पार्ट करते हैं डाइजेशन में फूड मटेरियल। हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे कि कोई एक एंजाइम है ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज की बहुत सारी चेन है जो कि मिलकर ग्लाइकोजन बना रहे हैं। तो इस चेन को ब्रेक डाउन करने का काम, तोड़ने का काम ये क्या परफॉर्म करेंगे, हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम परफॉर्म करेंगे। और ये डिस्ट्रॉय कर देंगे अननेसेसरी पार्टिकल्स को, जैसे कोई भी वायरस का अटैक हो जाए बॉडी के अंदर, किसी भी बैक्टीरिया का या किसी भी फॉरेन पार्टिकल का जो अटैक हो जाए तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे जो इनकी ब्रेक डाउन कराना स्टार्ट कर देंगे। ये वही प्रोसेस है, दोबारा रिपीट किया गया है कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसने एंजाइम्स बनाए क्योंकि इसका काम प्रोटीन का है। एंजाइम बनाने के बाद इसने ये ट्रांसफ़र कर दिया गॉल्जी बॉडीज़ में। गॉल्जी बॉडीज़ का फंक्शन क्या है कि ये इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करेगी। मॉडिफाइड करने के बाद इसने एक मेम्ब्रेन में इंक्लूड कर दिया जिसको लाइसोसोम कह रहे हैं।
अब यहाँ पर जो एंजाइम मौजूद है वो हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी ये ब्रेक डाउन करेंगे फूड पार्टिकल्स की। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कोई भी फूड पार्टिकल है बाहर से इनर साइड पे आ रहा है फैगोसाइटोसिस के जरिए, फूड वैक्यूल में मौजूद है। अब ये इसके साथ जो है वो फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद क्या करेंगे, एंजाइम जो है फूड मटेरियल पर एक्ट करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये तमाम फंक्शन जो है वो लाइसोसोम परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसे ही सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम की लिसिस हो जाएगी, बाहर की तरफ मूव करने लग जाएंगे और ये अपनी ये प्रोटीन को इंगल्फ करने लग जाएंगे, और इस वजह से हम इन्हें सुसाइडल सेल भी कहते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ है, कुछ डिसीज़ कॉज हो जाती हैं एंजाइम्स की वजह से। तो सेल जो है जब इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ एबनॉर्मल कंडीशन और डिसीज़ डेवलप हो जाती हैं सेल के अंदर। 1965 में WG हेड्स ने जो है वो कुछ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ को रिपोर्ट किया था, और ये जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से हुई थी एक एंजाइम्स की जिसको अल्फा ग्लाइकोसाइडेज कहते हैं। एक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रही थी फूड पार्टिकल की, फूड मटेरियल जो है वो एक्युमुलेट होने लग गया था बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से कुछ डिसीजेस कोज होने लग गई, और इन डिसीज़ का नाम जो है WG हेड्स ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ दिया 1965 में। डेफिशिएंसी की वजह से अल्फा ग्लाइकोसाइडेज की अनडाइजेस्टेड ग्लाइकोजन जो है वो एक्युमुलेट होने लग गया सेल के अंदर, और फिर डिफरेंट ऑर्गेनिल्स जो हैं वो स्वेल होने लग गए और टिश्यूज डैमेज हो गए, और ये डिसीज़ जो है वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ कहलाती है। एक एंजाइम है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोजन कैसे बनेगा, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट हैं जो कि यूनाइट होंगी, एक साथ कंबाइन हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और एक बड़ी सी चेन बना लेंगी। अब ये ग्लाइकोजन है और ये ग्लाइकोजन लिवर में जाकर स्टोर हो जाता है। जब भी बॉडी को नीड होगी एनर्जी की तो ये जो चेन है ये ब्रेक डाउन होने लग जाएगी और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अब इस चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो एंजाइम है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। अल्फा ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन की चेन को ब्रेक करेगा और ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देगा। जब इस एंजाइम की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो तमाम का तमाम ग्लाइकोजन जो है वो बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम ही नहीं मौजूद है जो इनकी ब्रेक डाउन करवा दे। जब ये ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होने लग जाएगा तो ये ऑर्गेनीज जो हैं वो स्वेल होने लग जाएंगे और इनके टिश्यूज़ पे इफेक्ट करेंगे, और ये डिसीज़ कॉज करेंगे जिनको लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ जो है वो अब तक 30 से ज़्यादा डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, और कुछ जो है वो आपकी रेगुलर का हिस्सा है जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहली जो है वो टैसेक डिसीज़ है, एक डेंजरस डिसीज़ है और कॉज करती है ब्लाइंडनेस और मेंटल रिटार्डेशन, और इस डिसीज़ की वजह से जो है वो चाइल्ड है उसकी डेथ जो है वो 3 साल के अंदर हो जाती है। तो बेसिकली जो इफेक्ट करता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ में वो है इसके न्यूरॉन को डैमेज करता है। न्यूरॉन जो है वो ट्रांसफ़र करता है मैसेज को ब्रेन तक ताकि कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया जा सके। अब वो न्यूरॉन जो कि आई को कंट्रोल कर रहा है, साइटनेस को कंट्रोल कर रहा है, अगर वो ही डैमेज हो जाएगा तो पर्सन के अंदर ब्लाइंडनेस कॉज हो जाएगी। इसी तरह अगर मैसेज प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है तो वो मेंटली पर्सन को रिटार्ड कर देगी। अगर जैसे उसकी फिजिकल एज जो है वो बढ़ती जा रही है मगर मेंटली जो है वो चाइल्ड इतना एक्टिव नहीं है, तो इस कंडीशन को हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। न्यूरॉन के डैमेज होने की वजह से पर्सन जो है वो ब्लाइंड हो जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा। मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटली वो इतना एक्टिव नहीं होगा, और जब ज़्यादा ये डिसीज़ प्रोग्रेस कर जाएगी तो हो सकता है कि इस चाइल्ड की डेथ 3 ईयर्स। दूसरी टाइप है हमारे पास गॉचर्स डिसीज़ की। इसके अंदर क्या होगा कि मेंटल रिटार्डेशन होगी इन्फेंट्स के अंदर, और
लिवर और स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे और इरोजन होना शुरू हो जाएगी बोन्स की, और बोन्स जो है वो बैडली डैमेज हो। ये बोन है, बोन के अंदर जो है वो बोन मैरो मौजूद है। बोन मैरो का काम क्या है कि ये रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है और वाइट ब्लड सेल्स भी बनाता है, यानी ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। अब जो है वो ये जो साइड के सेल हैं इसके, ये अपना साइज इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। जब ये इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, इनकी ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी, तो ये बोन मैरो जो है वो इसका जो एरिया है वो कम होने लग जाएगा। जब ये एरिया कम होने लग जाएगा तो ये जो है वो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कम कर देंगे, क्योंकि साइड के सेल्स ने बड़ा कट होना शुरू कर दिया ग्लाइकोजन के स्टोरेज की वजह से, और जिसकी वजह से बोन मैरो जो है वो इफेक्ट हो रहा है और ब्लड की फॉर्मेशन नहीं करा पा रहा। अब जब ब्लड की फॉर्मेशन नहीं करवा पा रहा तो बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनीज मौजूद हैं, जैसे कि लीवर मौजूद है और स्प्लीन मौजूद है। ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का की फॉर्मेशन का काम स्टार्ट करवा देंगे। तो जब ये इनकी फॉर्मेशन का काम स्टार्ट कर देंगे तो इनका साइज भी बढ़ जाएगा और बोन्स जो हैं वो लॉन्ग होने लग जाएंगी, उनके साइड का एरिया बढ़ रहा है, बोन मैरो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये बोन मैरो भी जो है वो डैमेज होने लग जाएंगी और इरोजन होने लग जाएगा, ये बैडली डैमेज होना शुरू हो जाएगी। थर्ड टाइप है हमारे पास लाइसोसोमल की, जिसको हम क्रेबीज डिसीज कहते हैं। क्रेबीज डिसीज जो है वो माइलिन शीट के लॉस होने की वजह से होती है। पर्सन यहाँ भी मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा और 2 इयर्स के अंदर डेथ हो जाएगी। अब ये जो है न्यूरॉन्स के ऊपर एक शीट लगी होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। अब ये माइलिन शीट जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये माइलिन शीट डैमेज हो जाएगी तो ये इस माइलिन शीट के डैमेज होने के बाद भी पर्सन के अंदर जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा इफेक्टिवली, इसकी वजह से पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगे और डिजीज़ कॉज करेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।